हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट चैप्टर पे स्टार्ट किया था एंड डिटर्मिनेंट में हमने अभी 2 क्लासेस की हैं और बेसिक उन दोनों क्लासेस में मैंने आपको यही बताया है कि कैसे वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा और नया चीज सीखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। सो आप तैयार हैं? उम्मीद करते हैं आप तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? अभी तक तो सब सही चल रहा था, हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, आप कोई क्वेश्चन देते थे, हम लोग रो के थ्रू एक्सपेंड करके वैल्यू को निकाल देते थे। पर ये नया चीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कुछ ऐसा, मैं बोलूंगा भाई साहब आप इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करिए। आप तो जोश में आप क्या करेंगे, तुरंत बोलेंगे ठीक है सर, डिटर्मिनेंट का इधर साइन देंगे, फिर बोलेंगे एक्सपेंशन करते हैं सर फर्स्ट रे के थ्रू, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग इट थ्रू फर्स्ट रो। फिर आप लिखेंगे 1, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 138, तो 138 को हमने ढका, जो बचा क्या बचा 138, 191, 147, 192। फिर आगे आपने 139 को लिखा, 139 के को फैक्टर निकालने के लिए 139 को हमने ढका, क्या बचेगा 137, 150, 147, 192 प्लस हम लोग लिखेंगे 145 है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं 145 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने ढका, क्या बचा 137, 150, 138, 191। अब आपका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा। अब इसको जैसे ही आप और थोड़ा सा सिंपल करोगे 138 इंटू ये क्या हो जाएगा 138 इंटू 192 माइनस 147 इंटू 191। अब इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 139 इंटू 137 इंटू 192, बीच में माइनस 147 इंटू 150। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे भाई साहब यहाँ तो करना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा उसको 138 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा कितना स्टेप हम लोगों को करना है, 3 स्टेप करना है। तो जैसे अभी आपका दिमाग खराब हो रहा होगा या फिर आपका दिमाग परेशान हो रहा होगा, उसी तरीके से और कोई अच्छे मैथमेटिशियन का भी दिमाग खराब हो रहा होगा। तो सारे मैथमेटिशियन जमा हुए होंगे, बोले होंगे नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे अप्रोच को निकाला, कुछ ऐसे अप्रोच को फाइंड आउट किया जो करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ना हो। मतलब समझिएगा, हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, हम लोगों का मेन मोटिव है कि आंसर हमको चाहिए, सही चाहिए। तो आप समझिए ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो एक अप्रोच है जो हम लोग लगाएंगे। ये एक तरह से छेड़छाड़ होने वाला है, क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ होने वाला है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम छेड़छाड़ ऐसा करेंगे क्वेश्चन में कि मेरा आंसर सही आए। अगर आंसर गलत आएगा भाई साहब नंबर कहां से मिलेगा। और हम लोग तो जैक बोर्ड के प्रोडक्ट है, जैक में तो सीधे आंसर चेक किया जाता है, बीच में आपने क्या किया उसका तो अलग कहानी है। क्लियर है?
तो अब ये माइंड में सेटअप कीजिए आप, प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज एक तरह से छेड़छाड़ है। छेड़छाड़ बोलने का मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन, अगर आप अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है उसका प्रॉपर्टीज को यूज करके। वही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग पढ़ना है कि कैसे एक डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है उसको और सिंपल बोलने के मतलब क्या, अपने अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को फॉर्म करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। लेकिन इस छेड़छाड़ चेंज करने के दरमियान होना क्या चाहिए, हमारा आंसर नहीं बदले। तो क्लियर है? तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है हम लोगों का, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज नथिंग बट छेड़छाड़ विथ क्वेश्चन। लेकिन यहां पे आपको याद क्या रखना है कि ऐसा चेंज करेंगे आप क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन के साथ ऐसा अप्रोच करेंगे, उसको ऐसा टर्न करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे कि जिससे वो अपना आंसर ही ना बदल दे, आप कुछ और ना लेके आए। तो दिमाग में क्या रखना है कि क्वेश्चन को चेंज करना सीखेंगे हम लोग क्या अप्रोच, वहां पे अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है तो उस डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या अलग अप्रोच लगा सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज को थ्रू समझेंगे। लेकिन इन सारे अप्रोच को पढ़ते टाइम एक चीज दिमाग में रखना है कि ये सारे अप्रोच इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सारे अप्रोच को प्रैक्टिकल डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के टाइम आंसर चेंज नहीं होता। अगर आंसर डिटरमिनेंट का वैल्यू अलग आ जाए क्वेश्चन का, फिर इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं पढ़ते। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये हम अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्वेश्चन में चेंज लाएंगे। क्वेश्चन में चेंज लाएंगे और ये चेंज जो क्वेश्चन में आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के थ्रू आएगा। और आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ है नहीं, ठीक है ना, वो सिंपली एक अप्रोच है जिससे आंसर नहीं बदलता है। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। और प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बताता हूं और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मजा लेके पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड आप भी समझ पाओगे और बाद में मजा भी आएगा, आपको फील लगेगा कि भाई साहब हमने कुछ पढ़ा है। और जब भी आप प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेसिकली इसमें प्रूफ करने बोला जाएगा और हम लोग वहां पे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो आपको माइंड में एक ही बात रखना है कि आप जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना आपका सही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते के साथ दिमाग में तुरंत आपका स्ट्राइक कर जाएगा, अरे भाई साहब यहाँ पे ये करना है, इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में ये अप्रोच करना, वो आपको नहीं तुरंत काम करेगा। 6 से 7 प्रॉपर्टीज है, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन बनाइए और अपने आप से 2 ही अप्रोच रखिए, बनाना है, अगर बन गया तो बहुत अच्छा बात है, खुश हो जाना है, अगर नहीं बना तो अप्रोच नया सीखना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है उसको सीखना है। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं जिससे हम लोगों को अच्छी तरीके से ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, सही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज याद रखिए, अगर जैसे कि हम लोगों को कोई एक मैट्रिक्स देता था 1 2 3 5 7 8 और हम लोगों को बोलता था भाई साहब आप 5a निकालो, तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी किसी नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली उन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5a क्या हो जाएगा, 1 into 5 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 5 25, 5 into 7 35, 5 into 8 40, ये हमारा 5a निकलता था।
लेकिन डिटरमिनेंट थोड़ा सा अलग है। जब भी को सपोज करिए कोई एक डिटरमिनेंट लिखोगे और ये तो इस फॉर्म में हो नहीं सकता है 2 into 3 के फॉर्म में, ये जब भी होगा या तो 2 into 2 या तो 3 into 3, मतलब रो और कॉलम नंबर तो बराबर होगा। तो सपोज करिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखे 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे हम लोगों को 5a निकालने बोलेगा तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि ये जो 5 है वो किसी एक ही रो से या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? जब भी आपको ए दिया रहे और आपको 5a निकालने बोला जाए तो जब भी ये जो 5 है वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 5 को आप फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 5a का वैल्यू सही है। हो सकता है 5a का वैल्यू हम लोग ये कर दे 5 into 1 5, 5 3 जा 15 और बाकी ये कॉलम सेम रहने दे, ये भी वैल्यू सही है। ये भी हो सकता है कि 5a is equal to 1 2 5 3 जा 15 5 4 जा 20, ये भी सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बताना क्या चाहता हूं कि जब भी हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो से ही मल्टीप्लाई होगा या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? उसी तरीके से एक और कंसेप्ट को समझते हैं, इसके रिवर्स कंसेप्ट को। कुछ हम लोगों को ऐसा दिया है 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 into 4 5 into 5 5 into 6। तो हम लोग करते क्या थे एक्चुअली, मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, ये एलिमेंट सारे में रहना चाहिए तभी हम लोग कॉमन ले सकते थे। समझ पाइएगा बात? ये एलिमेंट जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हम क्या देख रहे हैं, 5 सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम कुछ ऐसा लिखते थे कि 5 बाहर में कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 1 2 3 4 5 6। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में क्या है कि भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मल्टीप्लाई करना है वो किसी एक ही रो या कॉलम से होगा, उसी तरीके से अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 into 4, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट रो में 5 कॉमन आ रहा है तो हम सिर्फ 5 को बाहर करेंगे। फिर हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड रो में 5 कॉमन आ रहा है तो सेकेंड रो से 5 बाहर होगा। तो ध्यान से समझिए यहाँ क्या बच जाएगा 1 2 3 4, ये समझने वाली बात है। क्लियर है कि मैट्रिक्स के केस में कंडीशन क्या था कि अगर कोई एलिमेंट सारे एलिमेंट में कॉमन है तभी कॉमन लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, अगर किसी एक रो से ही कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया है, क्लियर है, अगर किसी एक रो में कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, दूसरे रो में कुछ और कॉमन आ रहा है, सपोज करते हैं यहाँ 6 into 3 6 into 4 रहता, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, सेकेंड रो से 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर एक रो में कुछ कॉमन आ रहा है उसको एक बाहर कर लेंगे, अगर दूसरे रो में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो बाहर हो जाएगा। इनडायरेक्टली मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे एक रो में, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो किसी एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब भी कॉमन लेंगे तो वो किसी एक रो ही या एक ही कॉलम से बाहर होगा। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा तो अब आगे हम लोग प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूँ कि ये लेंदी हो सकता है, बट आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है दूसरा, तो आपको समझना ही है और आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं।
अब प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं और बेसिक आप इतना एटलीस्ट समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं और ऐसा छेड़छाड़ करने वाले हैं जिससे आंसर ना बदले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले ये पीडीएफ आप लोगों के पास होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो पीडीएफ को उल्टाएंगे और सबसे प्रॉपर्टीज का सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, ध्यान से समझिएगा कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो आप बोलेगे भाई साहब इसमें नया बात क्या है, ये तो आपने पहले ही बताया कि वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होना चाहिए, चाहे हम कोई भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई नया बात तो है नहीं। तो वही पहला लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो, ध्यान से समझिएगा, व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। तो इस पार्ट को समझते हैं बहुत ही ध्यान से। सपोज करिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4। अब क्या यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो अब हम सपोज करते हैं रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू R1। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 में जो भी एलिमेंट होंगे उसको 5 के साथ, और सिर्फ R1 के एलिमेंट नॉट R2। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलग है, ये थोड़ा सा सेटअप करना स्टार्ट करिए अपने माइंड में। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 3 4, बाकी ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा R2 में कोई छेड़छाड़ हम नहीं किए इनिशियली। अभी जो छेड़छाड़ यही बता रहा है कि आप क्या छेड़छाड़ कर रहे हो। तो अभी हम क्या छेड़छाड़ किए क्वेश्चन में, अभी हम पहला रो को 5 R1 से मल्टीप्लाई किए। तो अब खुद से एक कंसेप्ट लगाइए, कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा होता है अगर एक तराजू है, बैलेंस है, अभी इनिशियली आपने 10 किलो का एक साइड दिया है और फिर वो बैलेंस नहीं, आपको दूसरा अपोजिट बैलेंस करने के लिए दूसरे पे भी डालना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा। तो इस पूरे 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे वैल्यू को हमने 1/5 से डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या बता रहा है कि भाई साहब अगर किसी रो या कॉलम के साथ आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब इसको प्रूव करके देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने, कोई एक रो में मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर से क्या आएगा वैल्यू, चेक करते हैं, 1/5 इंटू 5 इंटू 4 20 माइनस 10 इंटू 3 30, इसको निकालिए 1/5 10 माइनस 20 माइनस 30 क्या हो जाएगा -10 -2 आंसर आया। देखिए इस केस में भी -2 आया, इस केस में भी -2 आया। तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब हम किसी एक रो को मल्टीप्लाई किए और उसका अपोजिट वाला, ये याद रखना है क्योंकि आंसर चेंज नहीं होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या देखें कि अगर कोई नंबर से किसी रो को मल्टीप्लाई किए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा, कुछ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ से क्या करना होगा, तो बहुत ही जरूरी था और आई होप आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप को समझिए, आगे क्या बोला जा रहा है, The value of a determinant does not change when any row or column is multiplied by a number। ये तो हम समझ गए। आगे बोलता है कि and is then added to or subtracted from any other row or column। ध्यान से फिर से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर and is then added or subtracted with any other row or column, आप मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद आप किसी और रो से ऐड करो या कॉलम्स पे ऐड करो, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो फिर से समझते हैं, ऑपरेशन छेड़छाड़ करना है तो अच्छे तरीके से समझेंगे तभी तो कर पाएंगे।
क्लियर है? तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया है उसके बाद अगर आप किसी दो रो को ऐड करोगे, तो हमने R1 को मल्टीप्लाई किया है, तो अब हम क्या करते हैं कि R1 को R2 के साथ ऐड करते हैं, दो रो को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू, ध्यान से देखिए 1/5 इंटू 5 रो 1 का, ध्यान से जो ऑपरेशन है यही आपको बताएगा आप कैसे क्वेश्चन को चेंज करने वाले हो। तो रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के एलिमेंट के साथ ऐड करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 8 10 + 4 14 3 4, ये सेम एज इट इज रहेगा क्योंकि R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो बोलता है भाई साहब ये जो आपने नया रो का फॉर्मेशन, नए रो का एलिमेंट को R1 के एलिमेंट को निकाला है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस वैल्यू को अभी भी कैलकुलेट करिएगा तो -2 आएगा। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, 1/5 इंटू 8 इंटू 4 32 माइनस 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा -42, 32 माइनस 42 दैट इज -10 बाय डिवाइडेड बाय 5 और पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि खुद से किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वो रो का जो एलिमेंट आया होगा उसको किसी के साथ ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हम लोग R2 में इस बार काम कर रहे हैं और काम क्या हो रहा है R2 माइनस R1, तो ध्यान से देखिए 1/5 R2 का एलिमेंट क्या है, R1 में कोई काम नहीं हो रहा है तो R1 ऐसे ही रहेगा 5 10 R2 क्या था, तो R2 में क्या हो रहा है R2 माइनस R1, तो ध्यान से देखिए R2 माइनस R1, R2 का एलिमेंट क्या था 3 माइनस R1 का एलिमेंट क्या है 5, R2 का एलिमेंट क्या है 4 माइनस R1 का एलिमेंट क्या है 10, ये क्या आ जाएगा 1/5 5 10 -2 -6, इसको कैलकुलेट करते हैं 1/5 इंटू 5 इंटू -6 -30 -2 इंटू 10 तो -20 होगा और माइनस एक ऑलरेडी लगता है तो ये +20 हो जाएगा। तो 1/5 इंटू -10 1/5 इंटू -10 डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, तो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे कि हम लोग किसी भी रो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ तो कोई फंडा नजर नहीं आ रहा, बट बहुत क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद दो रो आपस में क्लोज आ जाएगा, तो एक रो को मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही दोनों रो क्लोज आएगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? अगर कुछ ऐसा रहता हम लोगों को 5 7 8 3 2 1 1 5 9, तो हम देखते हैं क्या कि मेरे को इस R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करने पे इजी हो जाता, 5 - 3 यहाँ पे 2 आ जाता, 7 - 2 5 आ जाता, 8 - 7 आ जाता, तो हम कर देते क्योंकि आंसर तो बदलने वाला नहीं है। क्लियर है? तो आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी दो रो को ऐड कर सकते हो, कोई भी दो कॉलम को ऐड कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा। अभी आप सिर्फ रामायण के जैसे सुनते जाइए, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे फिर आपको फीलिंग आना स्टार्ट होगा, आपको मजा आना स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा सा मेरे लिए आप कष्ट करें और सुनते जाए सिर्फ। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। तो समझने के बाद एक बार फिर से पढ़ें और फिर से प्रूव करने का कोशिश करें क्या सच में ये बात सही है, वैल्यू नहीं बदल रहा है, उसको आप प्रूव करने का खुद से कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज नंबर 5। क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, इसको अभी छोड़िए। प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखिए अब जैसे मैंने आपको पहला बताया था उससे हम लोगों का प्रॉपर्टीज नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन एनी रो, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट बोलने का मतलब सिंपल भाषा में हर एक एलिमेंट किसी रो का और किसी कॉलम का इज मल्टीप्लाइड बाय सेम फैक्टर। सेम फैक्टर बोलने का मतलब कोई नंबर, then the determinant is multiplied by that factor। इसको प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कोई एक यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि एक कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोल रहा है जब भी आप किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि हम R1 को 5R1, मतलब क्या हुआ इसका बोलने का मतलब R1 में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और एक बात क्या समझना है कि सिर्फ R1 के एलिमेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। इस पॉइंट से आप दो बात समझेंगे, क्लियर है। पहला, R1 के सारे एलिमेंट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा कि R1 के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। तो ऑपरेशन क्या करने बोल रहा है कि जब भी हम किसी एक रो के हर एक एलिमेंट को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू उसी टाइम से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं R1 के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो नया वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 5 into R1, इसको करने के बाद नया वैल्यू क्या आ जाएगा, सपोज करते हैं a डैश आया, वो क्या होगा 5 10 15, और बाकी ये सब तो सेम रहना है 4 5 6 7 8 9। तो अब कंसेप्ट क्या है कि ये जो वैल्यू है a डैश वो क्या होगा 5 गुना होगा किसका, तो a डिटरमिनेंट का। अब ये आपका ड्यूटी है कि आप a डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो, उसके बाद a डैश को निकालो और देखो क्या a डैश 5 टाइम्स ऑफ a है या नहीं। अगर a का वैल्यू 5 है तो क्या a डैश का वैल्यू 25 आ रहा है या नहीं। तो ये आपका जिम्मेदारी है, आप चेक करना है। आपको रेंज वर्क में मैंने आपको दे दिया कि आपको चेक करके बताना है, और यही याद रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो बाहर में अभी अगर मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है, लेकिन आप ऐसा ऑपरेशन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको बैलेंस करना है तो ध्यान से देखिए ये 5 गुना बढ़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर में वैल्यू सेम रखने के लिए डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आप कोई भी छेड़छाड़ करो लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इस 1/5 से डिवाइड नहीं करते हम लोग तो ये क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है इसका, लेकिन हमको तो 5 गुना आंसर a का नहीं चाहिए, हमको तो a का वैल्यू चाहिए। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो या किसी कॉलम को तो डिवाइड भी कर देंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे क्यों डिवाइड करते हैं, क्या कंसेप्ट था जो मैंने आपको पहले बताया था। क्लियर है, तो आप इसको करके देखेंगे कि क्या किसी रो को मल्टीप्लाई करने से उतना टाइम्स बढ़ता है और किस लिए। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में किस लिए बोला था कि आप किसी रो को मल्टीप्लाई तो करोगे, लेकिन जैसे ही आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसी नंबर के साथ उस डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देना है। ये अपने आप से पूछना है, और सॉल्यूशन मैंने बताया भी है, तो आई होप आप तुरंत समझ भी जाओगे। पूछोगे तो आपको अच्छा फील होगा जब खुद से आप आंसर करोगे। तो ये हमारा था सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब थर्ड कंसेप्ट को देखते हैं।
बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर ऑफ थर्ड में क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। इसका मतलब समझते हैं। क्या बोलता है कि भाई साहब जैसे ही आपको किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो कॉमन दिख जाए या दो कॉलम कॉमन दिख जाए, उस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको प्रूफ दिया गया है और आपको समझना है कि कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन में कोई भी दो रो कॉमन कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ रहता 1 2 3 5 7 8 9, दो रो सेम कर देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि R1 इज इक्वल टू R3। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कैसे होगा थोड़ा सा ये समझिए। मैंने आपको क्या अभी बताया था कि आप किसी भी दो रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसका वैल्यू उससे चेंज नहीं होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब डायरेक्ट 1 2 3 है और नीचे में भी 1 2 3 है। तो हम ऑपरेशन क्या करते हैं, छेड़छाड़ क्या करते हैं कि R1 में काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं? R1 माइनस R3। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 के हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट से R3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, बाकी 5 7 8 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, अब एक्सपेंशन करते हैं। यहां पे देख रहे हैं 0 0 0 है तो एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 0 इंटू 0 का कोफैक्टर ढकेंगे 0 जिस रो में, जिस कॉलम में आ रहा है, माइनस 0 इस 0 का हमने ढका जिस रो कॉलम में आ रहा है, इस 0 को हमने ढका जिस रो और कॉलम में आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0, 0 माइनस समथिंग 0, 0 प्लस समथिंग 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। तो हम यहाँ तो क्लियरली देख रहे हैं क्या कि 1 2 3 1 2 3 जैसे ही दो रो सेम हुआ हमने ऑपरेशन कर दिया। अब क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना होगा, धीरे धीरे आपको ग्रोथ करना होगा, माइंड को सेटअप करना होगा। ऐसा नहीं दिया रहता, यहाँ पे दे दिया रहता आपको 2 4 6 कुछ ऐसा दे दिया रहता। तब क्या करते आप? तो मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होता कि हम कैसे दो रो या कॉलम को सेम करने का प्रयास करें। तो ये यहाँ पे हम क्या करते, देखते कि 1 का 1 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो सबसे पहले हम एक काम कर देते, तुरंत R1 को मल्टीप्लाई कर देते 2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाता? नया जो मैट्रिक्स आता, तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को डिवाइड करना होता, तो 1/2 से डिवाइड हुआ। और ये R1 में क्या हो जाता है? 2 इंटू R1 है तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 5 7 8 2 4 6। अब फिर वही काम करते, अब करते कि R1 माइनस R3। R1 में काम होता, कैसा होता कि R1 का एलिमेंट से R3 का एलिमेंट घटता। तो ये क्या हो जाता? नया डिटरमिनेंट 1/2 इंटू 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 5 7 8 2 4 6।
अब इसका वैल्यू 0 0 फिर से आ गया तो पूरे का वैल्यू 0 हो जाता। सो आई होप आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे और कैसे अप्लाई करना है उसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट देख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 सेम है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर ऐसा नहीं देता, यहाँ दे देता 7 7 7, तो हमको सोचना होगा कि हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कहीं कोई दो रो सेम आ रहा है या कॉलम सेम आएगा क्या। तो हम यहाँ देखते हैं 1 into 7 टाइम्स 7 आ जा रहा है। 1 into 7 मतलब अगर हम कॉलम 1 में काम करें और कैसा काम करें, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, नया डिटरमिनेंट का वैल्यू। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड में लगा ले प्रिकॉशन के तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 into 1 into 7 7 1 into 7 7 1 into 7। और ये आपको रो और कंसेप्ट का आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आप किस रो में काम कर रहे हो, किस कॉलम में। यहाँ अगर आपने C1 लिखा है तो C1 में सिर्फ काम करना है आपको, क्लियर है। तो 7 7 7 7 7 7 2 3 4। फिर आगे एक अप्रोच करते कि 1 C1 में काम करते, C1 minus C2, तो 7 minus 7 क्या हो जाता है 0, 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, 7 7 7 2 3 4। फिर अब इस बार किस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो 0 into something 0, minus 0 into something 0, plus 0 into something 0। तो आई होप समझ पाए होंगे, इसका बहुत ही अच्छा सा अप्रोच है कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अब आगे समझते हैं। इसका एक और अप्रोच है जीरो समझने का, लेकिन अभी आप ये समझिए, उसको समझने के लिए एक और प्रॉपर्टीज को समझाना होगा, फिर आप समझ पाएंगे। तो अभी सिर्फ इसको समझिए और आई होप आप इसको और अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। लेकिन लाइव सेशन में आपको एक और तरीका बताऊंगा इस कंसेप्ट को समझने का, जब मैं लाइव लूंगा डिटरमिनेंट का, और बहुत ही जल्द शायद प्रॉपर्टीज के बाद में लूं कि आपको समझ में आया प्रॉपर्टीज या नहीं, ये पूछने के लिए। तो मैं आपको वहां पे एक बार फिर से ये कंसेप्ट बताऊंगा, आप मेरे को याद दिला दीजिएगा कि सर दूसरे अप्रोच से भी इस अगर दो रो या कॉलम सेम रहा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये बताइए, ये समझाइए। क्लियर है? चलिए अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज देखा है और आज सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज रहने देते हैं, 3 कंसेप्ट को रहने देते हैं। पहला कंसेप्ट अगर मैं अब सम अप करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, पहला कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि आप किसी भी एक रो, इसको फॉर्मी करके अपने लिए लिख लेना है लास्ट में, क्लियर है ना। आप किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको याद क्या रखना है ये करते दरमियान कि वैल्यू चेंज ना हो। तो वैल्यू चेंज ना हो क्वेश्चन का, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। सपोज करिए कुछ ऐसा दिया 1 1 5 7 और हम लोग कर रहे हैं R1 में काम, R1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 R1 से। तो अपने आप को आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही आप नया मैट्रिक्स तैयार करिएगा तो 1/5 से डिवाइड भी आपको करना है। क्लियर है? तो पहला चीज ये था। दूसरा कंसेप्ट हम इंपॉर्टेंट क्या बता सकते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है, जो कि सही है, हमेशा सत्य है कि वैल्यू चेंज हो गया फिर तो फायदा ही नहीं है हम लोगों का।
तो दूसरा कंसेप्ट क्या था, कोई भी दो रो या कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन रो को रो के ही साथ घटा सकते हो। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रो को अगर घटा रहे हो तो आपस में रो के साथ ही घटेगा, कॉलम को घटा रहे हो तो कॉलम के साथ ही घटेगा। क्लियर है, ये याद रखना है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा डी लिख देता हूं, या डेल्टा बराबर 0। ये अपने लैंग्वेज में आप लिख लेंगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, कोई एक और पॉइंट था कि आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी रो को, ये तो इसी पॉइंट में आ गया, आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है, अगर आप R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नया डिटरमिनेंट A डैश होगा वो क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ A। अगर आप कोई डिटरमिनेंट के R3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही डिटरमिनेंट का सपोज करिए A डिटरमिनेंट था तो A डैश क्या हो जाएगा, 7 × A। तो ये आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। प्रॉपर्टीज का एक और वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें सारा प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये सारा आपको माइंड में छपता जाएगा और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए इसको देखिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मैसेज करके बताना सर मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा तो वो भी बताना सर मजा नहीं आ रहा, पैथेटिक लग रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा ऊपर से ज्यादा। तो सारा चीज शेयर करना है आपस में। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो आपको शेयर करना है कि सर आज थोड़ा सा हैवी लगा था, तो ऐसे बता देना है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में अगले नए चूज के साथ।